हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। आज हमारी जो ईवीएस की सीरीज चल रही है उसका आज 8वां पार्ट है। इसमें भी हम एनसीईआरटी के नोट्स जानेंगे जो हमने आगे जाने हैं 7 पार्ट, उससे आगे का हम इसमें जानेंगे। और जो हमारी ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है वो हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल के संघटक। वायुमंडल के संगठन क्या होता है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम वायुमंडल में हम गैस देखते हैं वो कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी है, 78.8% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। अब इसका सूत्र क्या है, N2, इसका ये क्या है, सूत्र है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा जो कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे गैस आती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का सूत्र है वो है O2। अब इस ये कितने प्रतिशत है, 20.95% ऑक्सीजन पृथ्वी पर है। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का जो सूत्र है वो है AR और ये 0.93% है। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वो है CO2। अब ये क्या है, 0.036%। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका जो सूत्र होता है CO2 और वो कितनी है, 0.036% है। अब है नियोन। नियोन कितनी है, नियोन का जो सूत्र होता है वो है Ne। ये क्या है, 0.002% है। अब उसके हम देखते हैं जो हीलियम, क्रिप्टोन, जीनोन और हाइड्रोजन, ये सब भी गैसें क्या है, काफ़ी कम मात्रा में पृथ्वी पे पाई जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो दो चीज़ों से आता है कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, हमें ध्यान रखना है ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। ऑक्सीजन 21% है। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, हाइड्रोजन 7। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, नाइट्रोजन 78% है। तो हमें ये, और अन्य गैसें लगभग लगभग 1% है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो पेपर में क्वेश्चन आएगा या कभी भी जो कुछ पूछा जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादातर आते हैं। इनका हमें सूत्र याद रखना है। इनका सूत्र क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है N2 और ऑक्सीजन क्या होता है O2। ध्यान रखना है, हमारे पेपर में ज़्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही पूछा जाएगा, तो हमें इसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं हरित गृह। उसके बाद हम देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे कि हम डेफिनेशन देखें, हरित गृह प्रभाव, और उसके बाद में क्या होता है, इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन होगी, लेकिन हमें जो छोटी तरीके से समझना है। जो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस हम देखते हैं, जैसे कि हम ये देख सकते हैं जो ये खेती हो रही है ग्रीन हाउस फॉर्मिंग के द्वारा हो रही है। अब इसमें क्या है, इसमें ऊपर ये ऊपर इस चीज़ जो इसको ढका हुआ है। अब क्या होगा, जब एनर्जी ऊपर से आएगी, अब एनर्जी ऊपर से आ तो जाएगी, लेकिन जब एनर्जी वापस जाएगी तो जो ऊपर से ये बंद किया हुआ है, इसके कारण क्या होगा, जो पूरी एनर्जी जो नीचे आई है वो ऊपर नहीं जा पाएगी। और इसी तरह से हम देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है उस पर सूरज की एनर्जी आती है, उसकी सूरज की एनर्जी आती है। लेकिन क्या होते हैं, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन जैसी जो गैसें होती हैं, इनको हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। अब ये करती हैं, जो सूरज की रोशनी ऊपर से आती है, ये क्या करते हैं, उस रोशनी को मतलब अपनी जो गैसों का एक परत सी बना लेते हैं और उसके ऊपर जो वापस जितनी भी एनर्जी सूरज की आई है वो वापस नहीं जा पाती। जिससे क्या होता है कि जो तापमान होता है अपेक्षाकृत, वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो हमें ग्रीन हाउस प्रभाव का ध्यान रखना है कि जो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो एक लेयर सी बना लेती हैं, जिससे क्या होता है, जो पृथ्वी की जो गैस ऊपर से आती है, जो एनर्जी ऊपर से आती है, वो वापस नहीं जा पाती उतनी मात्रा में, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हम देखते हैं कारखाने, वाहन तथा अन्य कारणों से क्या होता है, जो निकलने वाला धुआं होता है, उसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी का तापमान है धीरे धीरे क्या है, वो बढ़ रहा है। तो इस सबसे क्या होता है, जब ग्रीन हाउस, या तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, इससे क्या हो, जब तापमान बढ़ रहा है तो जो हमारे जो बर्फ़ है, बर्फ़ में जो पानी जो जम रखा है, अब वो क्या हो रहा है, तापमान बढ़ने से, पर्यावरण में बदलाव आने से, मौसम चेंज होने से, गर्मी बढ़ने से, तो क्या हो रहा है, वो बर्फ़ पिघल रही है और इससे क्या होता है, जो समुद्र का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होता है, जो एक ओजोन परत है जो हमें
सूरज की जो सीधी तरंगे आती है उससे हमारी रक्षा करती है, उसमें भी छेद होता जा रहा है। अब हम देखें वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में हम सब जानते हैं कि कितनी परतें, सबसे पहले सबसे नीचे कौन सी है, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समता मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। तो इसकी संरचना में देखें, सबसे पहले हम देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई हम देखते हैं वो कितनी है, 13 किलोमीटर की ऊंचाई है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। उसके बाद ये क्या है, जो वर्षा और कोहरा होता है वो क्या होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। कभी भी वर्षा के जो बादल होंगे और कोहरा होगा, ये सब कहाँ पे होगा, ये क्षोभ मंडल पे होगा। और क्षोभ मंडल क्या है, पृथ्वी की सबसे नीची सतह है। उसके बाद हम देखते हैं समता मंडल। समता मंडल की जो ऊंचाई है कितनी है, 50 किलोमीटर। समता मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। अब ये क्या है, हवाई जहाज उड़ता है। जो हवाई जहाज उड़ता है वो किस में उड़ता है, वो समता मंडल में उड़ता है। उसके बाद हमने बात करी थी जो ओजोन परत है, जो सूरज की एनर्जी, जो तरंगे हमारे पास आती हैं, जो हानिकारक तरंगे होती हैं, उनको आने से पृथ्वी में रोकती है। और वो परत भी कहाँ पे है, समता मंडल पे है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य मंडल। अब ये मध्य मंडल परत ये कितनी है, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। अब क्या होता है, हमें ध्यान रखना है, जैसे ये उल्का पिंड है। अब जब भी कभी उल्का पिंड मध्य मंडल में आते हैं, जब भी उल्का पिंड मध्य मंडल में आएंगे तो ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। अगर ये जले ना तो ये सीधा पृथ्वी से टकराएंगे, जिससे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। लेकिन क्या होता है, जब भी मध्य मंडल में उल्कापिंड आते हैं तो क्या होते हैं, एकदम से वो जल जाते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी पृथ्वी क्या होती है, सुरक्षित रहती है। अब है आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। और ये जो ऊंचाई है हर जगह पे एक अलग अलग तरीके से दी होती है, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं। तो जो आयन मंडल है उसकी ऊंचाई कितनी है, आयन मंडल की 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक की उसकी ऊंचाई है। अब ये जो आयन मंडल है वो किसके लिए जाना जाता है, रेडियो संचार के लिए। हम देख सकते हैं यहाँ सैटेलाइट है, तो रेडियो संचार की के लिए जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं और जो भी तरंगे आती हैं, उन सबको जो सैटेलाइट कहाँ पे रहते हैं, वो आयन मंडल में रहते हैं। तो जो आयन मंडल किसके लिए जाना जाता है, रेडियो संचार के लिए। अब है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या होता है, बहिर्मंडल क्या है, जो पृथ्वी की सबसे वायुमंडल की जो सबसे ऊपर की सतह है, जो बहिर्मंडल सबसे ऊपरी सतह है। उसके बाद क्या होता है, जो ये बहिर्मंडल है इसमें क्या है, जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस क्या है, काफ़ी बहुत मात्रा में है। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है, जब ये जो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस काफ़ी मात्रा में है, उससे क्या होता है, जब भी यहाँ पे कोई वस्तु गिरती है तो जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता उस पर, वो नीचे नहीं गिरती, वो हवा में तैरती रहती है। कभी भी आपने देखा होगा, जो भी स्पेस मिशन होता है, जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, चीज़ें तैरती रहती है। पानी गिरे, पानी हवा में तैरता रहेगा, कोई चीज़ गिरी वो भी हवा में तैरती रहेगी। तो क्या होता है, बहिर्मंडल में जब जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैस के कारण क्या होता है, वहाँ पे वस्तुएं क्या होती हैं, हवा में तैरती रहती हैं। और आपने अभी तक अगर हमारे आगे वाले जो पार्ट हैं वो नहीं देखे तो बेल आइकन पे क्लिक करके आप हमारे आगे जो पार्ट हमारे हैं ज्योग्राफी के, वो भी देख सकते हैं। अब है आपतन। आपतन क्या होता है, आपतन क्या होता है, जब सूर्य की जो आने वाली एनर्जी है, जब सूर्य की जो एनर्जी आती है कहाँ पे, पृथ्वी पे। अब क्या होता है, सूरज की जो एनर्जी आई पृथ्वी पे, अब क्या है, पृथ्वी उसे रोक लेती है। और वो कैसे रोकती है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण। तो क्या होता है, सूरज की जो आने वाली रोशनी होती है उसको, जो सूरज की आने वाली ऊर्जा होती है उसको पृथ्वी रोक लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपतन कहते हैं। अब देखें नगरीय ताप। अब नगरीय ताप क्या होता है, क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है जो नगरीय ताप होता है क्या होता है, वो अधिक होता है। क्यों होता है, जब हम गांव में देखते हैं और एक हम शहर में देखते हैं, एक विलेज में देखेंगे, अब हम एक सिटी में देखेंगे। विलेज में क्या होता है, हम देखते हैं कि काफ़ी खुले खुले घर होते हैं, हरियाली होती है और घर काफ़ी दूर दूर होते हैं, और हम देखते हैं इतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन जब हम शहर में देखते हैं, सिटी में देखते हैं, तो क्या होता है, हम देख सकते हैं काफ़ी जो मकान होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं और काफ़ी भीड़ होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ताप होता है, क्या होता है, जो भवन होते हैं और जो गलियां होती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, उससे क्या होता है, जो गर्मी होती है, जो भी वहाँ पे गर्मी बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रोक लेते हैं, उसको ऊपर नहीं जाने देते। इसलिए क्या होता है, जो नगरीय ताप होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। अब वायु दाब क्या होता है,
अब क्या होता है, वायु दाब क्या होता है, जब वायु होती है वो पृथ्वी सतह पर क्या लगाती है, दाब लगाती है। हम देखते हैं जो हवाएं चलती हैं तो पृथ्वी सतह पर वायु क्या होती है, दाब लगाती है, और उसी को ही हम वायु दाब कहते हैं। अब पवन क्या होते हैं, अब जब पवन देखते हैं हमने, पवन हम एक दिशा दूसरी दिशा में चलती हैं। अब पवन क्या होती है, उच्च दाब, जहाँ से भी ज़्यादा दाब लगेगा और जहाँ पे भी दाब कम होगा, तो पवनें हमेशा उच्च दाब से लेके, पवनें जो होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं। अब पवन के प्रकार कितने होते हैं, पवन एक होती है स्थायी पवनें जो हमेशा चलती रहती हैं, उन स्थायी पवनें कहते हैं। उसके बाद क्या है, मौसमी पवनें, जैसे हम देखते हैं जो मानसूनी पवनें होती है किस समय चलती हैं, जिस समय मानसून आता है। उसके बाद हम देखते हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, स्थानीय पवनें हमने देखा है लू करके गर्म सी जो पवनें चलती हैं, लू करके जो गर्म सी पवनें चलती हैं गर्मियों के टाइम पे, तो वो क्या है, स्थानीय पवनें हैं। वो स्थानीय में अलग अलग तरह से चलती हैं। अब चक्रवात, अब चक्रवात क्या होता है, हमने देखा है जो गोल गोल वायु घूमती रहती है तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो चारों ओर गर्म हवा और तेज आंधी से आता है उसे हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात क्या होता है, जो हवाओं का दाब होता है वो चारों ओर घूमता रहता है हवाओं के, और क्या होता है उसमें ताप होता है, उसके लिए तेज आंधी की तरह आता है। अब आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है, जो वायुमंडल में जल की मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। अब क्या होता है, जल वाष्प होता है, जो सूरज होता है, सूरज की क्या करता है, नदियों से तालाबों से क्या करता है, सूरज ऊपर से पानी ऊपर खींचता है, और उसके बाद में क्या होती है, जो वायु में क्या होती है, जल की मात्रा हो जाती है। तो वायु में जो जल की मात्रा होती है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारी जो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं उसके हमारे 7 पार्ट पहले ही हो चुके हैं, और उनको देखने के लिए आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए और जो हमारी आगे वीडियो आने वाली हैं उनको देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो हमारी आगे वीडियो आने वाली हैं उनको भी आप देख पाएँ। धन्यवाद।